अस्सलाम वालेकुम dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट। ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। जैसा कि लास्ट टॉपिक हमने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अगर वो आपने अच्छी तरह से हल कर लिए हैं तो ये वाला टॉपिक आपके लिए और भी आसान होने वाला है। बाकी मैं आपको देने जाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसके बिना पर आप कोई भी प्रॉब्लम जो आपकी बुक में है या इससे रिलेटेड कोई भी जो बुक में नहीं भी है वो भी आप हल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं वेलकम कहता हूँ हाई अचीवर्स केमिस्ट्री बैच में। हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 का 7th लेक्चर है ये और 42 लेक्चर है हमारी ओवरऑल बुक का। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि थोड़ा सा बुक ने यहां पर एक इंट्रोडक्टरी लाइन दी है। कहता है in many chemical reactions the amount of reactants are not always in the exact ratio given by the balanced equation। ये बात हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि हमारे पास एक इक्वेशन है और उसमें बैलेंस्ड लिखा हुआ है रिएक्टेंट और उनके प्रोडक्ट। सपोज कीजिए हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर हमने वाटर के मॉलिक्यूल को बनाना है तो हमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए। बड़ी आसान सी बात लगती है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो वो कहता है ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा हम उसको 2 और 1 की रेशो से ही डालें या आपस में रिएक्ट करवाएं। किसी चीज को ज्यादा भी रख सकता है। क्यों रखते हैं, क्या वजह है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे चलकर। लेकिन फिलहाल यहाँ उसने एक क्यूरियोसिटी कायम कर दी है कि क्या वाकई में स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से हमें समझ तो आ जाती है बातें कि कितने रिएक्टेंट लेने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम किसी रिएक्टेंट को ज्यादा मिकदार में डाल सकते हैं या डालते हैं, वो क्यों। तो लिखता है, इसी को मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, why a large amount of the cheap reactant is supplied in excess। कहते कभी कभी हमें जो सस्ता रिएक्टेंट होता है, 2 रिएक्टेंट सपोज करें है, एक महंगा है और एक सस्ता है, सस्ते वाले को ज्यादा डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है इसके बारे में बात होती है। ऐसा देखो, मेरी बात सुनो, इसका पहले जवाब मैं आपको अपने अल्फाज देता हूं और फिर आपको बुक से थोड़ा सा समझा देता हूं और नोट्स के थ्रू हम चूंकि पढ़ रहे हैं तो मैं इसको इजी करके समझाता हूं आपको। वही चीज आपने लिख देनी है। लेकिन पहले आप यहां आओ, देखो ये रिएक्शन शायद आपने पढ़ा हुआ होगा, कोई इतना मुश्किल रिएक्शन भी नहीं है। और नीचे लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम आपस में मिलाएं तो मिलाने पर हमें एक और चीज मिलती है या एक और प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। अच्छा, अब ये तो एक आम सा रिएक्शन हुआ, लेकिन इसमें गौर करो। देखो जो आम खाने का नमक है सोडियम क्लोराइड, ये बहुत ही सस्ता होता है। यानी अगर आप इसको खरीदने जाओ तो 10 रुपए में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, इससे कम में भी मिल जाएगा। और जो सिल्वर नाइट्रेट है ये आपको हो सकता है कई 100 का भी ना मिले, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सिल्वर है ना, सिल्वर चांदी वाला एक कंपाउंड है। तो इसको बनाने में या इसको बनाने के लिए जो हमें अज्जा चाहिए वो महंगे हैं। तो अब वो कहता है ये जो महंगा है और एक सस्ता है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें ये पता है स्टोइकियोमेट्री के, हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड के 1 मोल को सिल्वर नाइट्रेट के 1 मोल से रिएक्ट करना चाहिए, तो करने पर रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन हम उसके बावजूद, ये जानने के बावजूद, हम सोडियम क्लोराइड को थोड़ा ज्यादा रखते हैं, ज्यादा मिकदार में लेते हैं, 1 मोल से ज्यादा ले लेते हैं। भाई वजह क्या है, वही सवाल है। तो वजह यह है कि देखो ऐसा पॉसिबल है, ये है जी सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल, ये है सिल्वर नाइट्रेट के मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, अब ये करीब आते हैं, हो सकता है कि करीब आने पर जो सबसे पहले कांटेक्ट करेंगे वो तो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, पीछे रह गए हैं, ठीक है, वो आकर अगर ना मिल पाए तो रिएक्शन वहां पर नहीं होगा। ठीक है सर, जहां कांटेक्ट होगा रिएक्टेंट्स का वो प्रोडक्ट बन जाएंगे, या नहीं होगा वो नहीं बनेंगे। लेकिन मसला ये है कि अगर ये सिल्वर नाइट्रेट कंप्लीटली रिएक्ट ना किया तो जाया हो जाएगा और हमारी बड़ी अमाउंट जाया हो जाएगी। तो बड़ी अमाउंट को जाया करने से बेहतर ये है कि हम अपनी छोटी या कह लें कम पैसों वाली चीज को ज्यादा रख लें ताकि रिएक्शन होने के चांस बढ़ जाएं, ताकि सोडियम क्लोराइड उसको हर जगह से घेर ले। जहां जहां सोडियम क्लोराइड यानी जरूरत है सोडियम अपना सिल्वर नाइट्रेट के रिएक्शन के लिए, वहां वो दस्तयाब हो, ताकि ये बच जाए। बेशक ये सस्ती चीज बच जाए, 25-50 रुपए का नुकसान हो जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये हजारों का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसको बचना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ये बच गया, मतलब ये अगर बच गया तो यहाँ प्रोडक्ट हमारी क्वांटिटी के एतबार से नहीं बनेगा,
तो फिर क्या होगा, फिर तो हमें दोबारा से रिएक्शन करना पड़ेगा, फिर और ज़ाया करना पड़ेगा। तो इससे पहले ही बेहतर है कि एक ज़्यादा ले लिया जाए। तो ये मैंने आपको समझाया इस अंदाज में कि हम अपने कीमती रिएक्टेंट को फुली तौर पर रिएक्ट करवाने के लिए एक चीप रिएक्टेंट को ज़्यादा मिकदार में लेते हैं। तो कुछ चीज़ें ज़्यादा मिकदार में और कुछ चीज़ें कम मिकदार में हो सकती हैं। अच्छा, अब आगे देखो जवाब। कंप्लीटली, देखो ऊपर लिखा है ऑफन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ चीप रिएक्टेंट इज सप्लाइड टू। चीप रिएक्टेंट ज्यादा डाला जाता है, क्यों? टू कंप्लीटली यूज द एक्सपेंसिव रिएक्टेंट। जैसे मैंने भी आपसे कहा कि ये रिएक्टेंट को कंप्लीटली रिएक्ट करना चाहिए, ये बचना नहीं चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज पीछे बच जाती है फेंकनी पड़ती है, इसे फेंकना नहीं है, फुली तौर पर प्रोडक्ट में चेंज करना है। प्रोड्यूस मैक्सिमम प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जितनी हम सोच रहे हैं, थ्योरेटिकली सोच रहे हैं कि भाई हमने 2 ग्राम ये लिया तो रिएक्ट करने के बाद ये इतना प्रोडक्ट बनाएगा, और वही प्रोडक्ट के करीब करीब प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है। इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। आप खुद सोचो, अगर ये एक रिएक्टेंट है, ये दूसरा है, ये आपस में मिलकर प्रोडक्ट बना लिए हैं इन्होंने, ये समझो अलग हो गए, फिर और रिएक्टेंट आ गए, तो रिएक्टेंट आ रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, रिएक्टेंट आ रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की मिकदार मौजूद है ज्यादा, यानी समझ लें ज्यादा रिएक्टेंट मौजूद है, उसी हिसाब से फिर प्रोडक्ट बन गए हैं, वो मौजूद हैं, तो मजीद रिएक्टिविटी स्लो डाउन होती है। तो अगर हम रिएक्टेंट की मिकदार को ज्यादा रखेंगे तो रिएक्शन की रफ्तार भी तेज रहेगी। ये याद रखें, शायद आपने पढ़ा होगा रिएक्शन काइनेटिक्स में या केमिकल काइनेटिक्स में के कॉन्सेंट्रेशन या नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूल की तादाद कह लो, कॉन्सेंट्रेशन कह लो, जो आपकी मर्जी। कॉन्सेंट्रेशन के ज़्यादा हो जाने से रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के बनने की रफ्तार ज़्यादा हो जाती है। रफ्तार की बात हो रही है, रेट। ठीक है जी। तो ये आपको मैंने 3 बातें बताई हैं, पॉइंट्स से बता दी हैं, ये आपके एमसीक्यू भी बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल शॉर्ट क्वेश्चन बना कर दिया है, इसी तरह से ही लिखा करें। देखें, कुछ बच्चे पूछते हैं सर आप लॉन्ग क्वेश्चन, पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन बताता था, उसमें आप शॉर्ट यानी लॉन्ग लिख देता था और शॉर्ट बता देता था कि भाई ये शॉर्ट हो सकते हैं। अब मैं साथ साथ शॉर्ट भी आपको लिख के देता हूं, फिर वो कुछ बच्चे शायद लॉन्ग नहीं बता रहे हैं। ये सारा जो पूरा टॉपिक होता है ये एक लॉन्ग होता है, ठीक है। और मैं ये भी बताता हूं दरमियान के अंदर कि ये लॉन्ग ऐसा आएगा या नहीं आएगा। तो ये जो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अगर लॉन्ग आएगा तो आपने ये जो आपके पास क्वेश्चन बनाकर मैंने दिया, ये क्वेश्चन नहीं बनाना आपने, बस आप क्वेश्चन निकाल दो और लिखते जाओ, खुद ब खुद लॉन्ग होता चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद चलो नेक्स्ट पे। अब जो आपके पास एक और बात बताई जा रही है एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल सप्लाइंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज्यादा मिकदार दी जाएगी, मेक द सब्सटेंस बर्न फास्टर। देखो, अगर आपके पास एक मोमबत्ती है, उसके इर्द गिर्द ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, जैसे आप सांस ले रहे हो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, यहां से भी सांस ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो, क्योंकि हर जगह पर एक्सेस में क्या है, एक रिएक्टेंट मौजूद है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। रिएक्टेंट इसलिए कह रहा हूं, ये ऑक्सीजन अंदर जाएगी और एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसको आप कहते हो रेस्पिरेशन। ठीक है जी। तो लिखता है फॉर एग्जांपल सप्लाई अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन मेक्स अ सब्सटेंस बर्न फास्टर इन द केस, इस तरीके से ऑक्सीजन रिमेन्स इन एक्सेस, यानी ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में रहेगी तो जलने के चांस ज्यादा रहेंगे, जलने का अमल तेज हो जाएगा। वाइल द फ्यूल इज यूज्ड अप फर्स्ट, और जो फ्यूल है वो खत्म हो जाएगा पहले, यानी मोम जो वैक्स है वो एक तरह का फ्यूल समझ लीजिए, वो पहले खत्म हो जाएगी। या आपने मिसाल के तौर पर कभी ऐसा नहीं होता भाई हमने पेट्रोल फुल भरवाया हुआ है अपनी बाइक के अंदर, मोटरसाइकिल में, लेकिन ये कहा जाए कि पेट्रोल तो है लेकिन हवा में ऑक्सीजन नहीं जलाने के लिए, इसलिए अब ऑक्सीजन का इंतजार कर रहा है कोई, ऐसा नहीं होता ना। तो बात यह कि ऑक्सीजन ही हमेशा रहती है एक्सेस में, हमारा पेट्रोल यानी कि फ्यूल बर्न कर जाता है, बार बार वही पेट्रोल पंप पे जाके भरवाना पड़ता है। तो यही आपको बताया जा रहा है कि फ्यूल तो पहले यूज हो जाएगा लेकिन ऑक्सीजन एक्सेस में रहेगी। अब आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि कुछ चीजें एक्सेस में होती हैं और कुछ चीजें क्या होती हैं, कम होती हैं। कम मतलब लिमिटेड, और जो ज्यादा मिकदार में है जितना मर्जी है, अनलिमिटेड भी होती है, जैसे ऑक्सीजन अनलिमिटेड है फिलहाल हमारे पास, तो वो एक्सेस में कहलाएगी। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें ये क्वेश्चन कहा जाता है कि डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड गिव इट्स प्रॉपर्टीज। ये मैंने क्वेश्चन बनाया है, अगर आप लॉन्ग लिख रहे हो तो फिर क्वेश्चन हटा देना, लिखते जाओ बस क्वेश्चन हटाकर। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे आप डेफिनेशन लिखोगे लिमिटिंग रिएक्टेंट की, वो क्या है, द रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। भाई जाहिर सी बात है रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं रिएक्टेंट। फिर कंज्यूम्ड अर्लियर, लेकिन अगर कई रिएक्टेंट्स हैं उनमें से एक रिएक्टेंट ऐसा है कंज्यूम्ड अर्लियर, वो पहले फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और वही प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल करता है, ठीक है, कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। थोड़ी सी बात समझ आई है, थोड़ी नहीं आई है, थोड़ी मैं समझाता हूं एग्जांपल देके, पता चल जाएगा। देखो भाई बात सुनो,
पहले हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में सीखते हैं। ये आपके पास चेयर्स हैं, ये 4 चेयर्स हैं और हमारे पास बैठने वालों की तादाद 5 है। जब ये सारे बैठ जाएंगे तो क्या चीज़ बच जाएगी? ठीक है ना, बंदे बच जाएंगे। इसका मतलब बंदे एक्सेस में है, पीपल या स्टूडेंट कह लें, स्टूडेंट एक्सेस में है। ठीक है ना, एक्सेस, स्टूडेंट्स एक्सेस में है, जबकि चेयर्स जो है वो लिमिटेड है। तो दो, अगर हम कहें कि एक बंदा अगर चेयर पे बैठ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट बन गया है, यूं समझ लो। तो प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट बनेंगे? अब सर 4 प्रोडक्ट बनेंगे। हालांकि हमारे पास तो 5 की उम्मीद भी थी, लेकिन हुआ ये कि जो चीज़ कम मिकदार में होती है वही ये डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट कितने बनेंगे। तो यहाँ प्रोडक्ट 4 बनेंगे क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटेड चीज़ जो है वो चेयर है। बिल्कुल सेम टू सेम इस एग्जांपल में देखो। फॉर एग्जांपल हर कोई एक पेयर ऑफ सॉक्स पहनता है, तो यहाँ 3 स्टूडेंट्स हैं और तीनों ने पेयर ऑफ सॉक्स पहननी है, लेकिन हमारे पास पेयर ऑफ सॉक्स सिर्फ 2 हैं, तो सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट बन पाएंगे। यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनने लगा है। यही उसने कहा है, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कितनी बनेगी वो इस बात पे डिपेंड करता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। ये नहीं कि आप बस भरी जाओ रिएक्टेंट कोई एक। सपोज कीजिए हमने कहा कि अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं और दोनों से पानी बनाते हैं, आपने बनाया, आपने कहा मैं ज्यादा हाइड्रोजन लूंगा और हाइड्रोजन लूंगा और हाइड्रोजन लूंगा। तो बात यह है कि अगर ऑक्सीजन की मिकदार लिमिटेड है तो आपकी ज्यादा हाइड्रोजन लेने के बावजूद भी पानी की मिकदार उतनी ही बनेगी। इसका मतलब ये है, एक और बात समझ लो, इसकी पुरानी बुक में एग्जाम्पल कबाब और ब्रेड स्लाइसेस से थी। तो उसमें यह था कि कबाब अगर हमारे पास 29 है और ब्रेड स्लाइसेस 60 हैं, एक सैंडविच बनाने के लिए 2 ब्रेड स्लाइसेस और एक कबाब की जरूरत पड़ती है। तो टोटल अगर हम 60 ब्रेड स्लाइसेस को सोचें तो 30 हमारे पास क्या बनेंगे? सैंडविचेस। लेकिन जब हम देखते हैं सैंडविच बनाकर तो 29 सैंडविच बनते हैं, क्योंकि हमारे पास कबाब ही 29 है और 2 ब्रेड स्लाइसेस बच जाते हैं। इसका मतलब है जो कम मिकदार में है यानी कबाब, वो डिसाइड करेगा कि ब्रेड्स कितने हमारे पास टोटल स्लाइसेस बनेंगे। एक मिसाल मैं आपको और दे देता हूं। जैसे सपोज कीजिए आपने एक साइकिल के पुर्जे लिए हैं, यानी आपने साइकिल्स के पुर्जे लिए हैं, आप उसको घर ले आते हैं, अब साइकिल असेंबल कर रहे हैं, यानी कि उसको बना रहे हैं, उसमें जो टायर्स हैं वो लगा रहे हैं, जो दरमियान के हिस्से हैं, ऊपर के ब्रेकें वगैरह सब कुछ लगा रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि हमारे पास 2 साइकिल्स के स्पेयर पार्ट्स थे, हमने सारी साइकिल बनाई, लेकिन आखिर में ये पता चला कि हमारे पास जो हैंडल है वो सिर्फ एक है और दूसरा हैंडल मौजूद नहीं है, नहीं ला सके। अब बताएं टोटल साइकिल्स कितनी बनेगी, 1 या 2? तो जाहिर सी बात है कंप्लीट साइकिल तो एक ही बनेगी, क्योंकि हैंडल के बगैर साइकिल चलती नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हैंडल एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इस तरह से कई तरीकों से हम समझ सकते हैं, यानी सारे स्पेयर पार्ट थे लेकिन हैंडल ने डिसाइड किया कि साइकिल एक बनेगी, 2 प्रोडक्ट एक होगा या 2। तो इस तरह से लिमिटिंग रिएक्टेंट की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करें कि लिमिटिंग रिएक्टेंट चूंकि पहले ही रिएक्ट करते करते खत्म हो जाता है और दूसरा रिएक्टेंट बेशक पड़ा रहे लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट विल डिसाइड हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो अब मैंने आपके साथ ये शेयर कर लिया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को बार बार जहन में लेकर आओ, कुछ यहाँ जो आपके पास एग्जांपल लिखी है इससे भी समझो, और जो डेफिनेशन है वो मैंने आपके लिए कर दी है। अब आते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज की तरफ। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज वही है जो मैंने बता दी है। ठीक है, बस उसको जरा आपने लिखना इस अंदाज में ताकि क्वेश्चन बन जाए। द रिएक्टेंट यूज्ड फर्स्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो पहले खत्म हो जाता है किसी दूसरे रिएक्टेंट की निस्बत। जरूरी नहीं होता कि एक रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट होंगे, 3 4 5 रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जो सबसे पहले खत्म होगा। फिर उसके बाद लिखता है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड्स अपॉन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना बनेगा ये लिमिटिंग रिएक्टेंट बताएगा। व्हेन द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड द रिएक्शन स्टॉप्स। वही बात आ गई। यानी ये थोड़े से, अगर आप इन सबको एज अ डेफिनेशन भी लेना चाहो तो डेफिनेशन के तौर पर भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन को एक वॉल्यूम देने के लिए ये बात लिखी गई कि अगर सवाल रहता है व्हाट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो आप सिर्फ 2 लाइन ना लिखो बल्कि आप थोड़ा सा इजाफी भी लिखो ताकि फायदा हो। बाकी डायग्राम चाहो तो बना लो, चाहो तो आपकी मर्जी है ना बनाओ। हमारी बुक ने नहीं बनाई है लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है या दिखाई है। अच्छा जी, अब चलते हैं एक और छोटे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन अहम हो सकता है, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम हो सकता है और ये पूरे पॉइंट्स भी हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे बताओगे या कैसे समझाओगे किसी रिएक्शन को देख कर के वो कौन सा है? तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में चंद एक जो अहम बातें वो मैं आपसे शेयर करता हूं।
आप तसव्वुर करो कि आपके पास एक रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है और यहाँ पर प्रोडक्ट है सी। अच्छा, अब करना क्या है? अब करना ये है कि आपने सबसे पहले कैलकुलेट द मोल्स, आपने मोल कैलकुलेट करने हैं, मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, यानी कि इसके भी आपको मोल निकालने हैं और इसके भी आपको मोल निकालने हैं, क्योंकि दो रिएक्टेंट हैं, तीनों के निकालने। फ्रॉम गिवन मैसेज, आपको कैसे मोल निकालने हैं इसका तसव्वुर आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी दिया था, उससे पहले मोल में भी दिया था। मोल, हमने मोल निकालने के कई तरीके पढ़े हैं। हमने मैथ से मोल निकालना सीखा है, वॉल्यूम से मोल निकालना सीखा है, हमने नंबर ऑफ पार्टिकल से सीखा है। तो मोल निकालने के हमें कई तरीके आते हैं, ठीक है, डेंसिटी से भी सीखा है। तो मोल निकाल लो जी इसकी, ठीक है। फिलहाल जहां पर इतना जो पुराना कॉन्सेप्ट है मोल निकालने पर फोकस नहीं होगा, तो इसलिए मजीद आगे कैलकुलेशन करनी है तो बुक सिंपल रखेगी और वो क्या करेगी, आपको मैथ्स दे देगी और आप मैसेज से क्या कर लोगे, मोल निकाल लोगे। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड, यूज द बैलेंस इक्वेशन टू डिटरमिन मोल ऑफ द प्रोडक्ट्स। उसके बाद आपने इसके मोल भी निकालने हैं प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट एक हैं, दो हैं, या जिसके बारे में पूछा गया है, तो आपने रिएक्टेंट के मोल भी निकालें, रिएक्टेंट्स के मोल भी निकालें और प्रोडक्ट के मोल भी निकालें। फिर क्या हुआ, नंबर 3, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट दैट मेक्स द लीस्ट प्रोडक्ट। ओके, क्या मतलब सर? अब देखो, आपने इसके मोल से ये देखना है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हुए कि ए सी के कितने मोल बनाएगा। फिर आपने बी से ये फैसला लेना है कि सी के कितने मोल बनाएगा। जब आप ये दोनों फैसले ले लोगे तो आप पता चल जाएगा आपको कि वो कौन सा रिएक्टेंट है जिससे सी की मिकदार कम बनेगी। अगर सी की मिकदार कम बन रही है ए के जरिए से तो ए लिमिटिंग होगा, और अगर सी की मिकदार या मोल्स कम बन रहे हैं बी की वजह से तो बी लिमिटिंग होगा, यानी विच कंज्यूम्स अर्लियर, विच प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो आपको तीसरे नंबर पर आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट मेक्स द लीस्ट प्रोडक्ट, और वो ही कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है जी। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जो प्रोडक्ट की मिकदार कम बनाएगा। द अदर रिएक्टेंट इज, और जो दूसरा रिएक्टेंट होगा उसे कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट, यानी वो इजाफी है। तो अब आपने देखा 4 पॉइंट हमारी बुक ने दिए हैं। इन चारों पॉइंट्स में हमने एक ही बात बिल्कुल आसानी से सीख ली है कि पहले आप रिएक्टेंट्स के मोल निकालो, फिर आप प्रोडक्ट के मोल निकालो, फिर आप दोनों को कंपेयर करो कि किससे मोल कम बन रहे हैं। जिससे मोल कम बन रहे हैं प्रोडक्ट के, वो ही क्या है, वो ही आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको एक बात समझा दी, और आखिर के अंदर वो कहता है जो लिमिटिंग रिएक्टेंट निकल आया तो दूसरा वाला क्या होगा, वो होगा जी एक्सेस रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के बारे में ज्यादा बातें हैं, प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बातें नहीं है। तो आज रिएक्टेंट के हिसाब से ही स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करेंगे और इस तरह से हमें समझ में आ जाएगी। अच्छा, आगे लिखता है, छोटा सा मैं पॉइंट दिया है उसने कि डू यू नो, आपको पता है, क्या पता है जी, फायर इज अ कंबस्टन रिएक्शन वेयर द फ्यूल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। वो जो मैंने आपको मोटरसाइकिल वाली मिसाल दी, उसमें फ्यूल डाला था, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। तो वो कहता है एक्चुअली आपके जो बाइक है या कार है उसके इंजन में कंबस्शन होती है, वैसे भी आप कहीं पे कुछ चला रहे हो तो कंबस्शन होती है। तो लिखता है एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कहता है कंबस्शन अगर होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। अगर मैं रिएक्शन लिख देता हूँ आपको, C+O2 विल गिव यू CO2, अगर कार्बन अकेला रिएक्ट कर रहा है एज अ फ्यूल। लेकिन ज्यादातर यही होता है कि आपके पास घर में एक फ्यूल है जिसका नाम मीथेन गैस, सुई गैस ऐसे कह लो, जब आप उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हो तो जलाने पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यही चीज आपके मोटरसाइकिल में बनती है, कार में बनती है। तो ये कहता है कि ऐसा रिएक्शन होता है। तो फिर क्या करना है, वो कहता है वंस स्टार्टेड, ये जो जलने का मतलब अगर एक दफा चलना शुरू हो जाए, आपने तीली लगा दी या आपने किक मार दी, तो क्या होता है, ये सेल्फ सस्टेनिंग होता है, खुद ब खुद फिर चलता रहता है। अंदर आपको बार बार जो है ना इग्निशन नहीं करनी पड़ती, तीली लगा के रखनी पड़ती, खुद ब खुद चलती रहती है आपका जलना। स्मोदरिंग अ फायर रिमूव्स ऑक्सीजन। अब स्मोदरिंग का मतलब आग बुझाना है। आग बुझाने के कई तरीके हैं, लेकिन स्मोदरिंग का वर्ड जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपने लिमिटेड कर देनी है ऑक्सीजन। कैसे, आग के ऊपर एक गलाफ बना देना है। ठीक है, आग के ऊपर कोई आग लगी हुई है जमीन पर, आप उस पर ब्लैंकेट फेंक देते हो, ठीक है, तो आग बुझ जाएगी। या कोई छोटी सी आग जल रही है तो आप क्या करते हो, अपने हाथ से भी अगर उसको ऐसे करो ना, छोटी सी, ये ना हो कि आपने हाथ जला लेना है, अगर आप उसे जस्ट थोड़ा सा ऐसे भी करोगे तो वो बुझ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर बड़े पैमाने पे आग लगी हुई है तो वो जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, सिलेंडर्स होते हैं रेड कलर वाले, तो वो जो स्प्रे करते हैं ऐसे करके,
तो वो भी क्या करते हैं, आग के ऊपर एक ब्लैंकेट बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, ताकि उसको ऑक्सीजन ना मिले। ठीक है, तो ऑक्सीजन जैसे ही कम पड़ती है, इसे ही कहते हैं स्मोदरिंग। ठीक है, यानी कि आपने गिलाफ बनाकर किसी तरीके से ऑक्सीजन को खत्म कर दिया। तो इससे क्या होगा, रिड्यूस एक्सेस रिएक्टेंट, तो वो जो इजाफी ऑक्सीजन थी वो आपने खत्म कर दी, या कह लो ऑक्सीजन जो जलने के लिए जरूरी थी वो आपने खत्म कर दी। तो जैसे ही वो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, तो वो जो बर्निंग है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो वो लिखता है कि अगर स्मोदरिंग क्या हो, यानी कि आग बुझाओ, तो आपने असल में कोई एक रिएक्टेंट लिमिटेड कर दिया है। लकड़ी तो मौजूद है जलने के लिए, या वहां पर कोई गैस तो है जलने के लिए मौजूद, फ्यूल तो है जलने के लिए मौजूद, लेकिन उसके दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीजन आपने लिमिटेड कर दिया, इस तरह वो रिएक्शन रुक जाएगा। फोम, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फोम भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फोम, इनर्ट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मैंने मिसाल दी, आर कॉमनली यूज्ड फॉर स्मोदरिंग फायर्स। तो ये छोटी सी बुक के अंदर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लिखी थी, तो मैंने यहाँ पर एक्चुअली छोटा सा एक हिस्सा बना दिया है ताकि पता चले कि स्मोदरिंग कैसे की जा सकती है। जो लास्ट लाइन है ये आपके एमसीक्यू का पार्ट ही बन सकती है। ठीक है, और साथ साथ एग्जाम्पल भी आ गई कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम चाहें तो कंट्रोल कर रिएक्शन की रफ्तार भी कंट्रोल कर सकते हैं, या रिएक्शन को रोक भी सकते हैं। तो ये उसने इंपॉर्टेंस भी बताई है लिमिटिंग रिएक्टेंट की। अब चलते हैं मजीद आगे। अब वो कहते हैं फॉलोइंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विल मेक द आइडिया क्लियर। अब आपको रियल सिचुएशन की तरफ लेके जा रहे हैं कि आपको समझाया जाए या आपको कॉन्सेप्ट दिया जाए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास सैंपल प्रॉब्लम आ रहा है वो कुछ ऐसे है, कैलकुलेट द मैस ऑफ नाइट्रोजन। आपने नाइट्रोजन का मैस कैलकुलेट करना है, समझना जरूरी है। मैंने पहले भी कहा था, जब मैं रिएक्शन पर कमेंट करता हूं और आपको क्वेश्चन समझाता हूं, वहीं पर क्वेश्चन हल हो जाता है, वहां पर उसका सलूशन आ जाता है, बस हमें लिखना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ही समझ ना आए तो फिर आंसर रटे मारना पड़ेगा। तो लिखता है आपने नाइट्रोजन का मैस मालूम करना है। ये वाली बातें हम लास्ट वाले टॉपिक में या स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन में भी कर चुके हैं, वो आपने जरूर देखना है अब और हल करना है अपने हाथ से, फिर आपको आगे वाले तो कुछ लगेंगे ही नहीं, ये तो बड़े आसान से हैं। प्रोड्यूस फ्रॉम 1.81 ग्राम ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया की मकदार मैस की शक्ल में आपको दे दी गई है। अब आपने गौर किया, जैसे शुरू ऊपर कहा था वैसे ही है, आपको मैस बता दिया गया अमोनिया का। फिर उसके बाद वो कहता है इसका मोलर मैस होता है 17, नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन का 3, तो 14 + 3 = 17, एंड 90.4 ग्राम्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड का भी आपको मैस दे दिया गया है, यानी दोनों रिएक्टेंट के मैस आपको दे दिए गए हैं। अगर मैं यहां पे लिख दूं 90.4 ग्राम्स और यहां पर लिख दूं 1.81 ग्राम्स, ठीक है, दोनों रिएक्टेंट के मैसेज आ गए। तो वो कहता है कि इनको समझते हुए आपने नाइट्रोजन का मैस कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग बैलेंस्ड इक्वेशन। इक्वेशन आपको दे दी गई है। अब आपने देखो, पहले आपने थीम समझना है। आपने ये देखना है कि कॉपर ऑक्साइड के 90.4 ग्राम नाइट्रोजन कितने बनाते हैं, ठीक है, और आपने ये चीज यहां पे भी देखनी है कि अमोनिया कितनी नाइट्रोजन बनाती है। बाकियों को छोड़ दो, यानी ये हिस्सा हमारे काम का नहीं है, बस अभी फिलहाल एक ही प्रोडक्ट हिस्सा हम सहारा लेंगे। तो पहले नंबर पर आपको ये देखना होगा कि इस रिएक्टेंट में से वो कौन सा है जो नाइट्रोजन की कम लेस अमाउंट प्रोड्यूस करता है, ये वाली बात हमने देखनी है। अब पुरानी वाली बात जो आपको ऑलरेडी आती है, अगर आपने पिछले लेक्चर्स लिए हैं, तो वो कहता है कि पहले आपने इन ग्रामों को मोल में कन्वर्ट कर लेना है, इस मोल से फिर आपने मोल निकालने हैं नाइट्रोजन के, और इस तरह से आपने बिल्कुल अमोनिया के लिए भी करना है, पहले अमोनिया के मोल बनाने हैं और अमोनिया के मोल से फिर नाइट्रोजन के मोल बनाने हैं, और फिर आपके पास नाइट्रोजन के 2 मोल आ जाएंगे, 2 किस्म के मोल आ जाएंगे, एक वो मोल जो ये रिएक्टेंट बना रहा है और एक वो मोल जो ये रिएक्टेंट बना रहा है, और हमें नजर भी आएगा कि कौन सा मोल कम बना रहा है। तो जो मोल कम बना रहा है वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब चलते हैं इसको एग्जीक्यूट करते, देखते हैं हमें समझ आई है बात नहीं आई है। तो देखो भाई, सोल्यूशन ये कहता है पहले नंबर पर मोल निकालो जी, किसके, अमोनिया के। हाँ जी, मोल निकालने अमोनिया के। मोल का फार्मूला आता है मोल = मैस ओवर मोलर मैस। तो ये आ गया जी, मैस दिया हुआ था, ये आ गया मोलर मैस, डिवाइड किया, आंसर आया, मोल बन गए जी, किसके, अमोनिया के मोल बन गए।
अब वो कहता है मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड, इसका ही मोल बना लो, ऊपर लिखो मास, नीचे लिखो मोलर मास और फिर डिवाइड करके आंसर निकालो। अब 2 मोल्स हैं आपके पास, दोनों के मैसेज को मोल में कन्वर्ट किया है और कुछ खास बात नहीं है। अब एक काम करते हैं, हम कंपेयर करते हैं कॉपर ऑक्साइड को यानी कि इसको नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो अब देखो भाई, कॉपर ऑक्साइड और नाइट्रोजन कैसे करते थे, पुरानी वाली बात। पहले आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन प्री नॉलेज से सीखो। प्री नॉलेज ये कहता है कि अगर 3 मोल कॉपर ऑक्साइड होते हैं तो 1 मोल नाइट्रोजन बनता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो वही लिखा है 3 मोल रेशियो 1 मोल, लेकिन हमारे पास तो कॉपर ऑक्साइड के 3 मोल नहीं है, बल्कि कितने हैं, 1.14 जो किताब के एतबार से 90.4 ग्राम के बराबर होते हैं। तो हमने ग्रामों को मोल में इसलिए कन्वर्ट किया, पहले ही बताया था ताकि हमारे काम में आसानी रहे। आप डायरेक्टली मैथ से भी गुजारा कर सकते हो अगर आपका नॉलेज स्ट्रांग है तो। अच्छा भाई, तो कॉपर ऑक्साइड की दी गई मिकदार से जो मोल निकाले उसके मुताबिक जो नाइट्रोजन के मोल बनने चाहिए वो हैं 0.38। किसकी वजह से? कॉपर ऑक्साइड की वजह से। अब दोबारा देखो, यही चीज अब आपने करनी है किसके लिए? अमोनिया और नाइट्रोजन के लिए। समझा तो पहले भी आया हूं मैं आपको। तो देखो भाई कैसे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कहती है कि अगर अमोनिया के 2 मोल होंगे तो नाइट्रोजन के 1 मोल बनेंगे, और उसी एतबार से अगर हमारे पास 1.06 मोल होंगे अमोनिया के, जो उसने मैथ की शक्ल में दिए थे, तो 0.53 मोल बनेंगे नाइट्रोजन के। अब आपने नाइट्रोजन बनाई है 2 दफा, 2 मोल बनाए हैं। अब आप देखो कौन से मोल कम है, 0.38 कम है या 0.53 कम है? यकीनन 0.38 कम मिकदार में। इसका मतलब है कॉपर ऑक्साइड वो रिएक्टेंट है जो कम प्रोडक्ट बनाता है। तो कम प्रोडक्ट बनाने वाले को क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। यही चीज आपने मेंशन भी करनी है। देखो यहाँ पे कैसे मेंशन की है, कॉपर ऑक्साइड इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, बस ये लिख दिया एक लाइन में। अब अगली बात देखो क्या करनी है। अब उसने क्या काम किया, उसने ये काम कहा, रिएक्शन को देखो, प्रॉब्लम को देखो, कि मैस बताना था भाई, मोल थोड़ी बताने थे। तो इसमें क्या रहता है, मोल आ गए तो मैस भी आ गया, इसका मतलब है। तो अगर आपके पास मोल आ गए और आपने मैस निकालना है तो फार्मूला लगाओ, मैस ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। इनको आप मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा। ये बात याद रखना, जिस चीज का मैस होगा उसी चीज के मोल होंगे, उसी चीज का मोलर मैस होगा। ये नहीं कि कभी आप इनको बदल दो, मोलर मैस किसी और का और मैस किसी और का निकल आए। नो, एक ही क्वांटिटी है सब, यानी एक ही रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बारे में आपने जो मोल निकाले हैं या मैस निकाले हैं, वो तीनों क्वांटिटी उसी के ही रिलेटेड होंगी। ठीक है जी। तो बहरहाल ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी आपको ये होगा, आपको किताब वाला दे देगा मोल किसी और के और मैच पूछेगा किसी और का, तो आप समझेंगे मोल तो है, वो नहीं लगा देने, तो मुहतात होकर देखना है। अच्छा जी, अब आपको इस क्वेश्चन की समझ में आ गई होगी यकीनन। मैं दोबारा से रिकैप कर देता हूँ कि पहले हमने अमोनिया के मैस को मोल में कन्वर्ट कर कर नाइट्रोजन के मोल निकाले। बिल्कुल यही सब कुछ हमने कॉपर से शुरू होकर नाइट्रोजन के मोल निकाले। जब हमने वो दोनों मोल निकाल लिए तो हमें पता चला कि इन दोनों मोल्स में जो कम मोल प्रोड्यूस कर रहा है वो कॉपर ऑक्साइड है। तो हमने कहा जो कॉपर ऑक्साइड ने प्रोड्यूस किए हैं वही असल वाले अमोनिया के मोल हैं। जो ज्यादा मोल हमें दिख रहे हैं वो एक्चुअली बनेंगे नहीं, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले ही खत्म हो जाएगा, और जो दूसरा रिएक्टेंट है वो इतना मुकम्मल तौर पर रिएक्ट ही नहीं करेगा कि वो इतना ज्यादा मोल ऑफ नाइट्रोजन बनाए। यानी आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, अगर कॉपर ऑक्साइड के ये मोल पहले ही कंज्यूम हो जाते हैं तो अमोनिया के ज्यादा मोल रिएक्ट नहीं कर पाएंगे इतना कि वो इतने सारे प्रोडक्ट बनाए। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये गलत है, ये वाला दुरुस्त है। तो जो मोल हमें हासिल हुए हैं रियल में, उन्हीं मोल के जरिए से हमने मैस निकाल दिया। ठीक है जी, ये था हमारे पास एक सिंपल सा रिएक्शन। इसके बाद एक और सिंपल प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें क्या है, ये लिखी हुई बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन इतना कुछ बड़ा नहीं है इसके अंदर कि आप समझ ना सको, बहुत ईजी है। देखो पहले क्वेश्चन समझ लो। कहता है व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड, दो चीजें मिक्स की हैं, ये एक सोडियम सल्फेट और लेड नाइट्रेट। ओके, मुश्किल बात नहीं थी। आगे लिखता है लेड सल्फेट प्रेसिपिटेट्स डाउन। प्रेसिपिटेट कहते हैं दो अगर सॉल्यूशंस हो, सॉल्यूशंस जो बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन होते हैं, जब उनको आपस में मिला के प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा होता है जो सॉलिड होता है, तो वो सॉलिड प्रोडक्ट नीचे बैठ जाता है, इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट डाउन। तो वो प्रेसिपिटेट डाउन क्या हो रहा है, लेड सल्फेट सॉलिड लिखा हुआ भी है तो वो नीचे बैठ रहा है। ओके,
कैलकुलेट द मास ऑफ लेड सल्फेट, भाई लेड सल्फेट का मास मालूम करो। फॉर्म्ड, ये कब मालूम करोगे? व्हेन 1.25 डीएम क्यूब ऑफ 0.05 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ लेड नाइट्रेट रिएक्ट करे। यानी इसमें दो चीजें दी हैं। दो चीजें कौन कौन सी दी हैं, ये बड़ी एहतियात से देखनी है आपने। नंबर वन, ये चीज है वॉल्यूम, डीएम क्यूब देख के फौरन अंदाजा कर लिया करो। और मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन जैसे पढ़ी थी ना मैंने, अगर आपने नहीं पढ़ा तो टॉपिक है मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाला, ठीक है? वो सर्च, कोई भी टॉपिक सर्च कर लिया करो, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, उमैर खान अकेडमी, डायरेक्टली उसे पहुंच जाओगे, ठीक है? वरना फिर हर एक जो लेक्चर होता है उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर नोट्स का लिंक दिया जाता है, वहीं पर ही आपको प्लेलिस्ट भी दे दी जाती है जिसमें अब तक के जितने लेक्चर्स हैं सारे मौजूद हैं। तो वहां से भी आप चैप्टर वाइज देख सकते हो, नंबर वाइज देख सकते हो, और उनके नाम भी लिखे होते हैं, टाइटल वाइज देख सकते हो, ठीक है? तो ये आप खुद सर्च कर लिया करें, इतना मुश्किल नहीं होता। कुछ बच्चे नए आते हैं यूट्यूब पर, उनको इतना पता नहीं होता, इसलिए उनके लिए बताते हैं, वरना आप तकरीबन सब लोग इतना यूट्यूब इस्तेमाल कर चुके हैं कि उन्हें अंदाजा हो जाता है कि प्लेलिस्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? फिर भी कोई पता नहीं चलती चीज तो लिख लिया करें, कमेंट बॉक्स में मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, एक तो क्या दिया गया, वॉल्यूम, दूसरा क्या दिया गया, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। याद होगा हमने लिखा था अगर नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो C मल्टीप्लाई बाय V करना पड़ेगा। लेड नाइट्रेट, यानी लेड नाइट्रेट की इंफॉर्मेशन दे दी है। एंड और लेड नाइट्रेट के अलावा क्या है, सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट के बारे में बता रहा है, कह रहे हैं उसका वॉल्यूम इतना है और उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन इतनी है और वॉल्यूम जो है उसका इतना है। तो उसका वॉल्यूम और मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे दी गई है। तो इस तरह से इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी दे दी गई है और साथ वॉल्यूम भी। बिल्कुल इसी तरह से यहां भी कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दे दिया गया है और ये कहा गया है कि इसका आपने मालूम करना है मैस, यानी मैस बताना है अब आपने। अब आपको सर ये क्या, ये तो हमने पहले भी कहा था मैस में निकालना आ जाता है। एक्चुअली वो ये कहना चाहता है कि जो इसमें जो ट्विस्ट है, जो आपके लिए अहम बात है, वो ये है कि इसमें दो किस्म के रिएक्टेंट हैं। एक रिएक्टेंट लेड सल्फेट ज्यादा बनाएगा, एक कम बनाएगा। मुझे नहीं पता कौन ज्यादा बनाएगा कौन कम बनाएगा, लेकिन जो कम बनाएगा ना वो असल है, जो ज्यादा बनेगा वो नहीं। तो आपको इसका मतलब है ये खोजना पड़ेगा पहले कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ये है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट फैसला लेगा ना कि असल में प्रोडक्ट की कितनी मिकदार बनेगी। तो ये है जी आपके पास एक असल बात। तो प्रोडक्ट की बात पता चलेगी तभी तो आप उसका सही मैच निकाल पाओगे, ठीक है? तो ये आपके पास थी। अच्छा, इसकी थोड़ा रोड मैप चेक कर लो। आपने वही पुराना जो अभी सीखा वही वही करना है। इनके नंबर ऑफ मोल निकाल लेने हैं, ठीक है? जो फॉर्मूला मैंने बताया अभी आपको, उस इसके भी नंबर ऑफ मोल निकाल लेने हैं, गुड हो गई बात। फिर इसके नंबर ऑफ मोल से इसके नंबर ऑफ मोल निकालने, इसके नंबर ऑफ मोल से तरतीब आगे पीछे कर सकते हो, चाहे एक को कंप्लीटली हल कर लो, यानी पहले इसके मोल निकालो, फिर इसके मोल से इसके मोल निकालो, फिर इसके मोल से इसका मैथ निकालो, ठीक है? मैथ जब निकालेंगे जब लिमिटिंग रिएक्टेंट बता देगा कितने मोल असल बनेंगे इसके लेड सल्फेट के। बिल्कुल इसी तरह से फिर इसके नंबर ऑफ मोल निकालो, इससे फिर इसके नंबर ऑफ मोल निकालो, फिर आखिर के अंदर हम मैथ। तो तरतीब भी की जा सकती है, या फिर आप पहले दोनों के मोल निकालो फिर दोनों के मोल को कंपेयर करो, कर सकते हैं। आप परेशान ना हो, मैं करके दिखाता हूँ भी आपको। देखो, जो नंबर ऑफ मोल सही होंगे उसी से आपने मैथ निकालना है, ये इसका फाइनल हिस्सा होगा। इसके यानी क्वेश्चन थोड़ा सा जरा किताब ने किया, सही किया गलत नहीं किया, इसको थोड़ा सा मैंने इसका एक सिंपलर वर्जन रखा है। तो मैं पहले आपको उसका सिंपलर वर्जन सिखाता हूँ, फिर हम इसके जो किताब ने लिखा है उसकी तरफ आ जाएंगे। वो भी आप करें, ये भी करें, वो भी आप कर सकते हैं और ये भी आप कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है। तो सिंपलर वर्जन में वही करोगे। पहले नंबर पर तो आपको चाहिए इक्वेशन लिखो, ठीक है? ये जरूरी है, इक्वेशन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इसमें वही बात, नंबर 1 फाइंड द मोल्स। पहले आपने मोल निकाल लेने हैं, किसके? दोनों के, इसके मोल भी इसके मोल भी। कैसे? देखो, लेड नाइट्रेट के मोल बराबर हैं, फार्मूला वो लगाना है मोल निकालने के लिए जिसकी इंफॉर्मेशन हमें है, यानी हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन और हमें पता है वॉल्यूम। तो ये दोनों चीजें आपने मल्टीप्लाई करनी है, आपके पास मोल ऑफ लेड नाइट्रेट आ जाएंगे, इस तरह आपके पास मोल ऑफ सोडियम सल्फेट आ जाएंगे। दोनों के मोल निकल आए, इसका भी इसका भी। ओके हो गई बात। अब नेक्स्ट पॉइंट, स्टोइकियोमेट्रिकली मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम थोड़ा कंपेयर करते हैं। देखो 1:1 है, यानी इसका मतलब है कि अगर ये 1 मोल होता है तो ये भी 1 मोल ही होता है रिएक्शन के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ, जरा गौर करना कि इन दोनों को 1-1 मोल होना चाहिए, 2-2 मोल होना चाहिए, या अगर एक 0.06 है तो दूसरे को भी 0.06 होना चाहिए, तभी जाकर वो लेड सल्फेट के लिए कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। लेकिन हमने देखा
कि इनमें से एक कम है और एक ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है जो कम है वो 0.05 है, तो 0.05 कंज्यूम करेगा इसके भी 0.05 को, और उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट एक खत्म। कंज्यूम अर्लियर, तो कौन कंज्यूम अर्लियर हुआ? सोडियम सल्फेट। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि सोडियम सल्फेट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहां पे लिखा है सोडियम सल्फेट इज लिमिटिंग ओवर द लेड नाइट्रेट, यानी लेड नाइट्रेट पर सोडियम सल्फेट एक लिमिटिंग है, और लेड नाइट्रेट क्या हुआ? वो एक्सेस रिएक्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मिकदारें भी मैंने लिख दी हैं, अगर आप देख सको तो ये 0.05 है जो कम है, और 0.06 ऑलमोस्ट वो ज्यादा है। तो जो कम मिकदार में रिएक्टेंट है जो पहले कंज्यूम हो जाएगा वो लिमिटिंग है। तो मैंने आपको असल में एक स्टोइकियोमेट्रिकली समझा दिया। अच्छा, थोड़ी सी एग्जांपल मैं चेंज कर देता हूं। सपोज कीजिए अगर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बताती कि इनमें से एक एक और दूसरा रिएक्टेंट 2 मोल इस्तेमाल होता है, तो आप तसव्वुर करो, यानी बिल्कुल ऐसे जैसे देखो H2 प्लस O2 विल गिव यू 2H2O। इसको जरा बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करो इसको, तो 2 करने के लिए यहां पर 2 करना पड़ेगा। अब आपको जरा सिंपल कर लेते हैं। सिंपल का मतलब ये है कि अगर ये हाइड्रोजन 2 मोल है तो ऑक्सीजन 1 मोल होगा, तो 2 और 1 की रेशो है। तो हमेशा हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, डबल हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की मिकदार रखनी होगी। यानी अगर ऑक्सीजन 1 है तो वो 2, अगर ऑक्सीजन 4 है तो वो 8, अगर ऑक्सीजन 16 है तो वो 32 के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से भी आप अंदाजे लगा सकते हो रिएक्टेंट की मोल को देखकर। यानी अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने अभी इस मोल और इस मोल से इसके मोल नहीं निकाले, लेकिन उससे पहले ही मैं बता रहा हूं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर कि चूंकि इन दोनों ने बराबर बराबर इस्तेमाल होना था, जबकि यहां पर तो बराबरी नहीं आई है, तो जो कम मिकदार में है वो अपनी जितनी मिकदार इस्तेमाल कर कर दूसरे रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट बना लेगा और खुद खत्म हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और एक रिएक्टेंट बच जाएगा थोड़ा सा। तो वो जो बच जाएगा वो एक्सेस, और जो पहले खत्म हुआ वो लिमिटिंग। तो इस तरह से अंदाजे लगाकर भी काम किया जा सकता है। यानी ये ऐसा नहीं है कि जटाका तरीका है, कोई भाई ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं, आपने बाकायदा तौर पर लिखा है स्टोइकियोमेट्री के लिए। ये लाइन बता रही है कि कौन लिमिटिंग है, ये आइडेंटिफाई हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही बस आगे कैलकुलेशन करो और बाकी रिएक्टेंट से कैलकुलेट ना करो, ये है आसान तरीका। ठीक है, जैसे लिखो नंबर 3, फाइंड द मोलर मास ऑफ लेड सल्फेट। क्यों? क्योंकि हमें लेड सल्फेट के मोल चाहिए, मोल के लिए मास और मोलर मास का होना जरूरी है। तो मोलर मास मालूम कर लिया, वो निकला 303.26। ठीक है, और फाइंड द मास, मास के लिए मोल हमें पता चल गए हैं, मोल से मास। अब सर ये मोल पता कैसे चले इसके? देखो वो भी वही है, अगर इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ कंज्यूम होगा तो इसका भी एक ही मोल बनेगा। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर 0.05 मोल इसका है और 0.05 मोल इसका है तो इसका भी 0.05 मोल ही बनेगा। तो इस तरह से भी हमने काम कर लिया। तो यही स्टोइकियोमेट्री को समझने से आप चीजों को कैलकुलेट किए बगैर भी बता सकते हो। तो बहरहाल अब इसके मोल भी निकल आए और मोलर मास भी आपको पता चल गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मास आ गया, और यही आपका जवाब था, या यही इसने पूछा था कि आप कैसे करोगे। तो बहरहाल इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये है एक सिंपलर वे। अच्छा, अब आते हैं वापस बुक की तरफ। बुक कैसे करती है इसको? अब आपको थीम समझ तो आ गया है पहले ही, लेकिन थीम समझने के साथ साथ बस आपने इबारत लिखनी है, काम मुकम्मल हो जाएगा। देखो कैसे, सोल्यूशन लिखो। सोल्यूशन, किताब ने क्या किया, किताब ने ये कहा कि एक एक्वस सोल्यूशन है, ये भी एक एक्वस सोल्यूशन है। जब एक्वस सोल्यूशन बन जाते हैं तो उसके अंदर आयन आजाद हो जाते हैं। तो जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए आयन्स काम आ रहे हैं, यानी लेड आयन और सल्फेट आयन, उनके लिए उसने एक अलग इक्वेशन बनाई। यानी लेड नाइट्रेट से लेड निकाल लिया और सोडियम सल्फेट से सल्फेट निकाल लिया। तो ये अलग कर कर उसने अलग से एक इक्वेशन बनाकर आपको दिखा दी कि भाई इस इक्वेशन को समझकर चलो। इसकी जरूरत नहीं थी बहरहाल, लेकिन अगर बुक ने इसका इस्तेमाल किया है तो इसकी लॉजिक भी समझा दी है कि वो एक्वा सोल्यूशन के हिसाब से उसके बना रहा है। अदरवाइज अगर आप जस्ट यहाँ पर ए क्यू लिख दो तो ये भी एनफ होता है, अंडरस्टूड होता है कि हाँ ये अंदर आयन बने ही होंगे। अगर लेड नाइट्रेट 0.05 मोल पर डीएम क्यूब है, यानी इतनी कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं अपना इसके अंदर, तो यही कॉन्सेंट्रेशन लेड की होगी। और यही चीज 0.02 मोल पर डीएम क्यूब अगर सोडियम सल्फेट है तो यही मिकदार सल्फेट की भी होगी। ठीक है, ये ऐसे जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट,
अब मैं ऐसे पूछता हूं कि ये एक है, हाँ ये एक है, बताओ इसमें सोडियम कितने बनेंगे और सल्फेट कितने बनेंगे। हम ऐसा करते हैं कि सोडियम अलग कर लेते हैं, सल्फेट अलग कर लेते हैं। तो क्या हुआ, अब इसके अंदर सल्फेट भी एक, सोडियम भी एक, यानी जितने ये टोटल थे ना, अगर 0.05 कह रहे हैं तो ये भी 0.05, यानी एक से एक ही बनेगा, 0.05 से 0.05 ही बनेगा। इसी तरह से उसने जो फुल सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन थी उनको उनके आयन की कॉन्सेंट्रेशन अज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर कोई इतना मसला नहीं हुआ, बस जो कॉन्सेंट्रेशन इसकी थी वही आपने सोडियम के यानी सोडियम सल्फेट में से सल्फेट के लिए निकाल ली, और जो कॉन्सेंट्रेशन आपके पास यहाँ लेड नाइट्रेट की थी वही आपने लेड के लिए अज्यूम कर ली। ओके हो गई बात। अब चलो आगे। अब वो कहता है कि हमने नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। अब नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बता कर आया हूं मैं अभी आपको, यानी C मल्टीप्लाई बाय V, यानी ये लिखा हुआ है। इसके एतबार से अब आप वही, हमने लेड नाइट्रेट के लिए रिएक्शन किया था, जो हमने क्विक मेथड में अभी अप्लाई किया है, जो सिंपलर मेथड था, इसने सिर्फ लेड आयन लिखा है, तो वो जनाब वही नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे जैसे पहले आए थे। फिर इसी तरह से सल्फेट के लिए भी आपने वही करना है, और नंबर ऑफ मोल, यानी दोनों के नंबर ऑफ मोल निकाल लिए, इसके भी निकाल लिए नंबर ऑफ मोल और इसके भी। बस डायरेक्टली नहीं निकाले अपने पूरे के पूरे कंपाउंड के, बल्कि जस्ट लेड के और सल्फेट के उसने बता दिए। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है एज लेड आयन एंड सल्फेट आयन रिएक्ट इन 1:1 रेशो, यानी जितना, अगर ये भी 1 है और ये भी 1 है तो ये 1 बनता है। तो फिर लिखता है हेयर SO4 2- यानी सल्फेट 0.05 मोल है, अगर विल कंज्यूम अर्लियर, तो ये जो कम मिकदार में है सल्फेट पहले कंज्यूम हो जाएगा और लेड अभी रह जाएगा। फिर वो लिखता है द अमाउंट ऑफ सल्फेट विल बी लिमिटिंग, तो अगर सल्फेट की अमाउंट कम है तो यही कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो उसने भी यहाँ वाले पॉइंट में लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई किया। थोड़ा सा अगर बुक के इस वाले सेक्शन को ब्रेकअप कर लिया जाए तो यूँ समझ लो कि उसने पहले में आयनाइजेशन की और ओवरऑल रिएक्शन लिखा, दूसरे वाले में उसने नंबर ऑफ मोल्स काउंट किए, और नंबर ऑफ मोल काउंट करने के लिए पहले के भी काउंट किए और दूसरे के भी काउंट कर लिए, यानी लेड के भी और सल्फेट के भी। फिर उसके बाद नंबर 3 पॉइंट में उसने आइडेंटिफाई किया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाला, ठीक है। और बाय द लॉजिक, उसने यहाँ पे एक लॉजिक भी लिखी कि इस लॉजिक के थ्रू आपके पास ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कौन, SO4। फिर उसके बाद अब आगे चलते हैं नंबर 3 पॉइंट के बाद। अब चूंकि वो निकाल चुका है क्या लिमिटिंग है, तो लिखता है द रीजन इज दैट 0.05 मोल्स ऑफ सल्फेट इज लेस देन 0.0625, यानी जो कम मिकदार में है वही लिमिटिंग है। फिर लिखता है सिंस लेड आयंस आर प्रेजेंट इन एक्सेस, तो एक जो लेड है जाहिर सी बात है वो एक्सेस में होगा, और जो सल्फेट है वो क्या होगा, वो लिमिटेड होगा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। द मैस ऑफ लेड सल्फेट, सवाल क्या था, मैस बताना है लेड सल्फेट का, फॉर्म्ड कैन बी कैलकुलेटेड, उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वो कहता है मैस ऑफ लेड सल्फेट, ये समझ लो कि आपके पास चौथा पॉइंट आ रहा है, जिस पॉइंट के अंदर आपने क्या कर लिया है, मैंने इसमें 4 पॉइंट तो वही बेसिक रखे हैं, और जो 2 पॉइंट हैं इसको मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा है। तो बहरहाल तो पॉइंट बनाकर आखिर में मैस लिखा, मोल आपके पास मौजूद हैं इसके, क्योंकि 1:1 रेशो के एतबार से चल रहा है सब कुछ, और जो मोलर मैस है वो 303 है, वो मैंने नीचे निकाल कर भी दिया है, किताब वाले ने आपको डायरेक्टली बता दिया है यहाँ पर। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करो और मैथ्स निकाल लो, जो कि फाइनल हिस्सा था। यानी मैथ्स निकालना तभी पॉसिबल हुआ जब हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये था आपके पास एक अच्छा सा क्वेश्चन। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमने पहले कर लिया सिंपल वर्जन, ठीक है। अब आता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड अनरिएक्टेड एक्सेस रिएजेंट, यानी अब सवाल ये है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कौन बना सकता है, लिमिटिंग बना सकता है या एक्सेस वाला, एक्सेस वाला, क्योंकि अगर वो कंज्यूम हुआ फुल तो ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। ये फिलहाल मैंने समझाया, पर आपको लिमिटिंग ही निकालना होता है, एक्सेस नहीं निकालना होता, एक्सेस खुद ही निकलता है। और अब वो लिखता है एंड अन रिएक्टेड एक्सेस रिएजेंट के बारे में बहस है यहाँ पर, कि अब आपने ये भी बताना है, यानी क्वेश्चन का अगला हिस्सा है। पहला ये था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और कितना प्रोडक्ट बनेगा, ओके। अब वो पूछ रहा है कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो तो खत्म हो गया, और जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो बच गया, तो बताओ कितना बचा। ये अब हमारा हिस्सा होगा जहां पर हमने इसकी स्टार्टिंग लेनी है। तो लिखता है डेफिनेशन ऑफ एक्सेस रिएजेंट, ये मैं तारीफ दे रहा हूं पहले, reactants present in a large amount than the required by stoichiometry, यानी stoichiometry में
या बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू हमें पता है कि ये रिएक्टेंट ने 1 ग्राम इस्तेमाल होना है या 1 मोल इस्तेमाल होना है, और अगर वो उससे ज़्यादा मौजूद है तो वो अनरिएक्टेड रह जाएगा, लेफ्ट अनरिएक्टेड, वो रिएक्शन नहीं करेगा। जब रिएक्शन कंप्लीट होगा वो बच जाएगा। आर कॉल्ड, उन्हीं को ही हम कहेंगे, या इज कॉल्ड, अगर रिएक्टेंट लिखोगे तो इज कॉल्ड आ जाएगा, रिएक्टेंट्स या रिएजेंट्स लिखोगे तो आर कॉल्ड आ जाएगा। आर कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोलते हैं इनको, लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग। तो ये लिमिटेड नहीं है, ये एक्सेस में है। तो कितना है, देखो जो कुछ चीजें तो ऐसी होती है जिनको मालूम करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे हमने शुरू में एग्जांपल ली थी ऑक्सीजन की, यानी अगर मैं कहूं कि मैंने सांस लिया, अब यहाँ ऑक्सीजन जो है वो कितनी गई और कितनी, देखो अगर ऑक्सीजन को बाहर तस्वर करोगे तो उसको काउंट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। हाँ, अगर आप उसको अपने एक सेल के अंदर महदूद रखते हुए समझोगे तो उसकी एक्सेस मालूम की जा सकती है। तो हर एक चीज की लिमिटेशन होती है। बहरहाल अब आसान करके समझते हैं। आसान करके क्या है, वो कहते हैं जी एग्जाम्पल ले लो आप। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है ये वाली वाटर की, वाटर फॉर्मेशन की, इसमें थोड़ा सा उसने स्ट्रेस दिया है किसी एक खास पॉइंट पर। वो पॉइंट क्या है कि स्टोइकियोमेट्री कितनी इंपॉर्टेंट है और हमें ये जानना क्यों जरूरी है कि कौन लिमिटिंग है। हमें तभी पता चलेगा कि हम अपना मैक्सिमम प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। देखो एक हम तसव्वुर करते हैं, पहली हमारे पास जो सिनेरियो है वो ये है कि अगर हम दोनों 2-2 मोल ले लें, वैसे तो बज़ाहिर तो हमें 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन लेना चाहिए, लेकिन अगर हम 2-2 मोल ले लें तो क्या होगा। तो किताब वाले के लिखने का तरीका ये है कि वो कहते हैं कि हाइड्रोजन 4 ग्राम हो जाएगा इस तरह से, और ऑक्सीजन 64 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे ऑक्सीजन के और 4 ही हाइड्रोजन के हो जाएंगे। तो एक एटम का वजन जो होता है हाइड्रोजन में 1, यानी टोटल हो गया 4, और ऑक्सीजन का एक का 16, तो चारों का 64। तो बात यहाँ पर यह है कि जब ये रिएक्शन होगा तो जो 2 मोल हैं, यानी 2 मोल, यानी कि 2 मोल का मतलब 4 ग्राम पूरे के पूरे इस्तेमाल हो जाएंगे विद 1 मोल, यानी कि 36 ग्राम के साथ, और बाकी 36 ग्राम बाकी रह जाएंगे। इसका मतलब है ऑक्सीजन एक्सेस में होगा और हाइड्रोजन लिमिटेड हो जाएगा। तो ये आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा, हाइड्रोजन लिमिटिंग हो जाएगी अगर आपने 2-2 लिया। अच्छा वापस चलो, एक और पॉइंट है, अगर 1-1 मोल ले लेते हैं। अब 1-1 मोल का मतलब क्या होगा भाई, ये तो 1 मोल पहले भी था और ये 1 मोल आपने और भी कम कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि इसका 1 मोल रिएक्ट करता है इसके 2 मोल से, लेकिन आपने तो 1 मोल लिया है, यानी अब 1 मोल का क्या होगा, रिएक्ट करते हुए इसी रेशियो से रिएक्ट करेगा। मतलब ये 1 तो ये आधा इस्तेमाल होगा, तो इसका मतलब है कि ये आधा ही इस्तेमाल हो पाएगा और बाकी बच जाएगा, और ये पूरा इस्तेमाल हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये लिमिटिंग है, फिर लिमिटिंग आ गया। तो देखो बुक ने इस वाले पॉइंट को कैसे लिखा, इफ 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन लिया जाए तो हाइड्रोजन विल रिएक्ट कंप्लीटली, हाइड्रोजन पूरा खत्म हो जाएगा और इसका सिर्फ हाफ मोल ही इस्तेमाल होगा ऑक्सीजन का, जबकि बाकी आधा मोल ऑक्सीजन का बच जाएगा। इस तरह से हमें बचत समझ में आ रही है कि कौन बच रहा है। अगर हमें सही तरह पता हो स्टोइकियोमेट्री का कि भाई ये तो हमेशा इस्तेमाल होता है 2 मोल और ये 1 मोल, तो हम इसी रेशो से डालकर मैक्सिमम प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ये थे चंद एक इसके हिस्से कि मैक्सिमम प्रोडक्ट कैसे हासिल होगा, स्टोइकियोमेट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ बराबर बराबर नहीं डालते हैं। यानी अगर आपको पता चल गया है कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है तो आप दोनों की मिकदार बराबर ना डालें। अगर आपको पता है कि सालन बनता है हल्दी से और मिर्चों से और गोश्त से, तो आप सबको बराबर बराबर न डालें। आपको स्टोइकियोमेट्रिकली पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा और कौन सी चीज़ कम और कितनी निस्बत से डालनी है, तभी आप एक बेहतरीन प्रोडक्ट हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस समझाई है लिमिटिंग की, एक्सेस की और मैक्सिमम प्रोडक्ट की। अब इसके बाद एक सैंपल प्रॉब्लम आ रहा है, और वो क्या है, वो ये कहता है कि एक नेचुरल गैस है जो घर में जलती है, प्राइमरीली मीथेन, ठीक है, जिसको मीथेन कहते हैं। कंप्लीट कंबस्शन ऑफ मीथेन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वो कहता है मीथेन ऑक्सीजन की मौजूदगी में फुली जल जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देती है। ये तो हो गई इंफॉर्मेशन। अब सवाल क्या है, सवाल ये कहता है कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस्ड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पैदा होगी, प्रोडक्ट की मैस पता कर रहा है। व्हेन 30 ग्राम्स ऑफ मीथेन, इसका मैस आपको दे दिया, एंड 50 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी मैस आपको दे दिया। तो वो कहता है जब दोनों ये मिल जाएंगे, मिल जाने के बाद कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब पुरानी बात दोबारा सोचो, इन दोनों में से कोई एक लिमिटिंग हो सकता है,
जो लिमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा ना, वही लिमिटिंग रिएक्टेंट से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड सही मिकदार है। तो यहां पर फिर दोबारा से इंपॉर्टेंस आ गई लिमिटिंग रिएक्टेंट की, कि आप पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करो। तरीका वही रहेगा, आपको मैथ दे दिया गया है, इसके मैथ से नंबर ऑफ मोल निकालो और फिर नंबर ऑफ मोल निकालो कार्बन डाइऑक्साइड के। यही चीज आपने करनी है ऑक्सीजन के लिए, और देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल कम कौन पैदा करता है। जो कम पैदा करता है वो ही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। चलो चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्योंकि आप सारा सवाल नहीं लिखते हो तो जवाब में इक्वेशन लिखा करो। मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई है, इसलिए फिर मैंने दोबारा नहीं लिखी। बट आपको चाहिए जब आप सिर्फ जवाब लिख रहे हो तो फिर आप एक बार रिएक्शन को लिख लिया करें। अगर सवाल में लिख लिए तो बस फिर आप मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा जी, स्टेप 2। अब स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 ये कहता है कि आप मोल निकालो मीथेन के मोल निकालो और ऑक्सीजन के मोल निकालो। तो मैथ ऊपर लिखो, मोलर मैथ नीचे लिखो, दोनों का इस तरह करके आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, किसके? ऑक्सीजन के भी और मीथेन के भी। ओके जी, अब वो करो कंपेयर कि इसके मोल कितने मोल पैदा कर रहे हैं और इसके मोल कितने मोल पैदा कर रहे हैं। देखो जी, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर 3 पर आ रहा है पॉइंट ये, हमने कंपेयर किया मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है, और हमने ऑक्सीजन से कंपेयर किया कार्बन डाइऑक्साइड से। देखो, अगर मैं कहता हूं कि मीथेन कितने कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है, तो अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है, अगर आप वहां देखोगे तो 1 मोल अगर मीथेन होता है तो 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो अगर मीथेन 1.875 मोल होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इतने ही होंगे। यानी ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकल आए। बिल्कुल इसी प्रोसीजर के थ्रू हम देखें, 2 मोल अगर ऑक्सीजन होते हैं तो वो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर इतने मोल होंगे तो उसके आधे होंगे 0.7815। ठीक है, इस तरह से आपने, क्योंकि देखो ना ये 2 है तो एक उसका आधा है, तो ये जो मिकदार होगी इसके आधे से या 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑटोमेटिकली वो मिकदार निकल आएगी जो कार्बन डाइऑक्साइड की बनी। अब कार्बन डाइऑक्साइड की 2 मोल्स आपको मिल गए। 1 मोल वो हैं जो पैदा कर रहे हैं मीथेन रिएक्टेंट, और 1 मोल वो हैं जो पैदा कर रहे हैं ऑक्सीजन रिएक्टेंट। अब कौन से कम है? तो ऐसी बात है 1.875 और 0.7 में ये कम मिकदार है कार्बन डाइऑक्साइड की, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की कम मिकदार पैदा करता है लेस, वही कहलाता है लिमिटिंग। तो यही बात किताब ने लिखी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है जी? ऑक्सीजन। अब हमें समझ में आया कि ऑक्सीजन तो लिमिटिंग हो गई है, दूसरी चीज इजाफी है, तो फिर क्या करोगे? अब सवाल की तरफ चलो वापस। क्वेश्चन ये कहता है, पहले नंबर पर तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालो। तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो असल वाले मोल हैं जो कम मिकदार में हैं, उन्हीं मोल से आप मास निकाल लो। तो मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, दोनों को मल्टीप्लाई करो और ये सवाल का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया कि आपने मास निकालिया जो रियल में है। देखो, अगर आपने मास इससे निकालने की कोशिश की कार्बन डाइऑक्साइड के तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इतना तो पैदा ही नहीं हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट ने पहले ही जितना बनाना था बना दिया, उसके बाद वो लिमिटिंग रिएक्टेंट ही खत्म हो गया। तो एक रिएक्टेंट अगर नहीं होगा तो दूसरा रिएक्टेंट अकेला कर प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो ये है रियल वैल्यू इन मोल्स, और इसी रियल वैल्यू को आपने चेंज कर लिया है किसके अंदर? रियल मास के अंदर। अच्छा, ये तो हो गया एक हिस्सा। अब चलो वापस चलो और सवाल का दूसरा हिस्सा देखो। तो क्वेश्चन ये कहता है, हाउ मेनी ग्राम्स of excess reagent are left unreacted after the completion of a reaction। यानी अब आपने वो बताना है जो बच गया, यानी जो रिएक्टेंट एक्सेस में है वो तो पता है हमें, लेकिन वो बच कितना गया रिएक्ट करने के बाद, ये आपने करना है। इसके लिए आपको 2 स्टेप इजाफी करने, बाकी तो वही थे, कोई ऐसा मसला नहीं है, पुराने वाले ही स्टेप्स थे। नंबर 5 में देखो, पहले ये बात समझने की कोशिश करो, मैं आपको समझाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा सर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखो भाई, तरीका ये है, अपने दिमाग में कुछ यूं रखो। अब देखो कि मीथेन के कितने मोल्स हैं हमारे पास। मीथेन के मोल हमने निकाले हैं 1.875, तो हम ये लिख देते हैं 1.875। अच्छा, और ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं जो मिकदारें हमें दी गई उनमें? 1.563। 1.563। अब इसमें लिमिटिंग कौन सा है? लिमिटिंग है जी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पहले खत्म हो गया। तो आप ये देखो कि ऑक्सीजन के 1.63 मोल्स ने मीथेन के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट किया है?
जितने से रिएक्ट कर लिया है वो तो खत्म हो गए हैं मीथेन के, लेकिन जो बाकी रह गए हैं वो वाले मोल पहले निकालो। देखो उसके लिए क्या तरीकाकार होगा, उसके लिए आपने सोच लिया, देखो मैं आपको एक कंपैरिजन दिखा देता हूँ, ये कंपेयर कर लो। एक तरफ लिखो CH4 मोल्स, ब्रैकेट में जैसे मैंने आपको वहां सिखाया था स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में मोल मोल रिलेशनशिप कर रहे हैं। एक तरफ लिखो ऑक्सीजन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताती है कि अगर CH4 के 1 मोल होंगे तो ऑक्सीजन के 2 मोल रिएक्ट करेंगे, जबकि अब हमारे पास कितना है ऑक्सीजन का मोल 1.563। अगर ये 2 होंगे तो उसका आधा CH4 कंज्यूम होगा, यानी आधा मोल CH4 कंज्यूम होगा। तो 1.63 का आधा क्या होता है, 1.63 का आधा या यूं कह लें 1/2 ऑफ 1.563 विल बी इक्वल टू, देखो ये है 1.5, 15 तो समझ करो, उसका आधा करो 7, तो ये तकरीबन बनेगा 0.7 समथिंग, ठीक है 0.78 ऐसे। तो बात इतनी सी है कि ये 0.7 हमने कर लिया, रफली कर लिया। इसका मतलब है कि CH4 के 0.7 मोल तो कंज्यूम हो गए। ये तो वो कंज्यूम हो गए जो के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गए, जो नहीं किए वो कितने होंगे भाई, जाहिर सी बात है टोटल थे 1.875, जिनमें से 0.7 आप निकाल दो। जब 0.7 निकालोगे तो जो बाकी बचेगा यानी कि 1.875 में से रफली 0.7 समथिंग निकालोगे तो जो बाकी बचेगा वही तो हिस्सा है जो कि रिमेनिंग है। और ये देखो अब किताब ने इसे कैसे निकाला होगा, ये किताब पे हम चलते हैं यानी बुक की वर्डिंग पर, और फिर ये निकाल कर इन्हीं मोल्स को मैथ्स में कन्वर्ट कर लो तो मैथ्स में आंसर आ जाएगा, मोल में भी आ सकता है। चलो जी वापस, ये हम दोबारा से आ गए स्टेप नंबर 5 पर। अच्छा अब 5 स्टेप में क्या है, वो जो मैं समझा के आया ना, दिमाग पर रखो, उसको लेके चलते हैं। तो कहता है कि अब हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट जितना इस्तेमाल हुआ वो निकालना है। कैसे इस्तेमाल हुआ, बैलेंस केमिकल विजन कहती है कि अगर 2 मोल होंगे ना ऑक्सीजन तो मीथेन का 1 मोल इस्तेमाल होगा, वो मैंने ऊपर कंपेयर कर दिया है। तो अगर 1.63 होगा ना तो फिर कितना होगा, उसका आधा कर लो, तो आधा करने पर ये बनेगा 0.7815। वहां मैंने रफली 0.7 लिया था, तो ये पूरा पूरा आपने लेना है, कम से कम 2 डिजिट्स या 2 डेसिमल तक ले लिया करो जो भी आपकी रीडिंग्स हैं। अच्छा फिर उसके बाद अब आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आ गया कि इतना तो कंज्यूम हो गया है, तो बाकी कितना बचा, तो बाकी में स्टेप 6 देखो, जितना लिया गया था यानी ये टोटल था 1.875, जितना उसमें से इस्तेमाल हो गया यानी कि 0.7815, तो बाकी कितना बचा, नंबर ऑफ मोल जो बच गए रिमेनिंग, वो है जी ये 1.09। अगर वो पूछ लेता है कि भाई आप सिर्फ मोल बताओ कितने मोल बच गए, तो जवाब यहीं तक ही काफी है। लेकिन अगर वो कहते हैं नहीं नहीं मैथ्स में बताओ, तो भाई मोल को मैथ्स में कन्वर्ट कर लो, ये मीथेन के लिए है, तो मीथेन का मैथ्स बराबर है मीथेन के मोल्स मल्टीप्लाई बाय मीथेन का मोलर मैथ्स, और इस तरह से जो फाइनल आंसर आया दैट इज 17.5। तो आपने इस तरीके से इसका जवाब निकाला, कोई मुश्किल नहीं था, आसान था। अब आखिर में आ रहा है क्विक चेक। ये क्विक चेक भी इतना मुश्किल नहीं है। क्विक चेक में वो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर का मतलब है रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं सब could produce the greatest amount of the product, बताओ मैक्सिमम प्रोडक्ट कैसे बनेगा when they combine according to the reaction given below, यानी जो below रिएक्शन है इस रिएक्शन के मुताबिक बताओ मैक्सिमम प्रोडक्ट कैसे बनेगा, यानी कुछ बचे ना, जितना भी रिएक्टेंट है सब कंज्यूम हो जाए। तो सवाल बड़ा आसान सा है, देखो सपोज करो अगर हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन हो और 3 मोल हाइड्रोजन हो, यानी ये आपके पास दोनों सेम टू सेम लिखे गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल इसका और 3 मोल इसके फुली तौर पर कंज्यूम होकर मैक्सिमम प्रोडक्ट देंगे। ये जवाब दुरुस्त लगता है, ठीक है, ये जवाब मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। लेकिन अगर अगली बात है समझ लो, अगर ये 2 मोल हो जाए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हो जाए 3 मोल, तो उसके बावजूद भी 3 मोल ही हाइड्रोजन कंज्यूम करेंगे, जस्ट 1 मोल नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन बाकी बच जाएगा। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन पहले खत्म हो जाएगा और नाइट्रोजन लिमिटिंग हो जाएगा, इसका मतलब है मैक्सिमम प्रोडक्ट नहीं बना। फिर इस तरह से नंबर सी पे आ जाओ, अगर 1 मोल नाइट्रोजन का है गुड, लेकिन 5 मोल हाइड्रोजन के हैं, तो इस्तेमाल तो फिर भी 3 ही हो पाएंगे, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर एक्सेस में हो जाएगा,
ठीक है, और नाइट्रोजन लिमिटिंग हो जाएगा। इसका मतलब है ये अभी भी उतना ही नाइट्रोजन अमोनिया दे रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी बच गई हैं। इसका मतलब मैक्सिमम नहीं दे पाए जितना रिएक्टेंट डाले गए थे। फिर नंबर नेक्स्ट आ जाओ, 1 मोल अगर ये हुआ, 5 मोल ये हुआ, तो 5 मोल में से सिर्फ 3 मोल कंज्यूम होंगे। अगर ये 3 मोल हुआ और ये भी 3, दोनों बराबर बराबर डाल दिए तो अभी भी 3 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम करेगा। 1 मोल को नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, लिमिट अपना एक्सेस में, और हाइड्रोजन जो है वो लिमिटेड हो जाएगी। तो हाइड्रोजन लिमिटेड और जो नाइट्रोजन है वो एक्सेस में। इस तरीके से भी ये सही काम नहीं है। और ईच प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट, तो नहीं, ये दोनों जो ये जो आपको ऊपर दी गई मिकदार है, इन सब के सेम रिजल्ट्स नहीं है। तो इसका मतलब है पहली वाली जो ऑप्शन है वो सबसे बेहतर है। मतलब ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था। पर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो आप ज़बानी सवाल हल कर सकते हो। तो यहाँ तक था आपके पास एक आज का टॉपिक। बाकी शेयर कर दिया करें अपने इर्द गिर्द, अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में, जहाँ पर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट मौजूद हो या मौजूद होने का इम्कान हो, ताकि उन तक भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुँच सके। आपका भी भला है, उनका भी भला हो जाएगा, और हमें भी इसका फ़ायदा होता है, ताकि हम मज़ीद अच्छे तरीके से काम कर सकें। और बाकी जो नोट्स के लिंक होते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होते हैं, वो अपडेट होते रहते हैं, वहाँ से आप देखते रहा करें। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।